हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैम मुझे बच्चे दिखते रहे, उनका कोई भी कमेंट वगैरह आता है वो खोल लीजिए जरा, वो जरूरी होते हैं बच्चों के। यस, रानी पवार, प्रिया, गुड आफ्टरनून। सो काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं इस टाइम पे। आप लोगों ने पहले मेरी क्लास अटेंड की है करंट अफेयर्स की? मेरे ख्याल से प्रिया थी उस दिन, एक दिन मैंने। सारा राइट, रिया, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चों। राइट मैम, थैंक यू। इसको ऑन कर दीजिएगा, ये ऑन है। टेम्परेचर 26 कर दीजिए बस इसका। सो आप लोग ऑनलाइन हैं और यहाँ ऑफलाइन में भी एक बच्चा बैठा है मेरे सामने। ट्वेंटी सिक्स कर दीजिएगा। आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। बालू सिंह आ गए आप भी। प्रिया नहीं सर, सारा नो सर, इतनी से आप लोग पहली बार आए हैं। चलिए, तो मेरा नाम है यशोवर्धन, और भेजते रहिए आप लोग जो जो ज्वाइन करें, और कमेंट भेजते रहिए, मुझे पता चलता रहेगा। सो इससे पहले किसने मेरी क्लास अटेंड की है, कोई भी करंट अफेयर्स की? कोई है ऐसा? रोशनी, आप पहले कर चुके हैं क्या? यस बालू, गुड आफ्टरनून। रोशनी, गुड आफ्टरनून। ओके राइट, रोशनी पहले क्लास ले चुकी है, ठीक है। सो रोशनी, पिछली क्लास कैसी लगी थी? मतलब लग रहा है कि ठीक है क्लास, या ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? सो बालू, ओके राइट, आप भी थे। ओके राइट, रोशनी ने, ठीक है। सो क्लास में मज़ा आता है? बढ़िया लगती है क्लास? अच्छा है, ठीक है बालू सिंह जी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है, मतलब सुन के अच्छा लगता है। और जहाँ मुझे सुधार करने की ज़रूरत होगी वो भी आप लोग बताएंगे कि और कुछ अगर ऐड करना है तो हमें वो भी पता चल जाएगा। राइट, ठीक है। सो आज है डेट, आप सभी जानते हैं, आज है 26 जुलाई और 2025। और अच्छा, ये और बताइए मुझे, क्या आप लोग करंट अफेयर्स के मेरे जो वीडियोस अपलोड होते हैं आप लोग उसे देखते हैं? हजेला इस एकेडमी का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, हजेलाज IAS पर, उसे भी देखा करें प्लीज। कोई देखता है? सो प्लीज आप लोग उसे भी देखिएगा। राइट, सो हम लोग स्टार्ट करें फिर। चलिए, यहां से तो हो गया डन। सो आप लोग भी ओके, आपने देखा है, राइट, थैंक यू प्रिया। सो अब हम यहां देखें तो प्लीज मेरा लैपटॉप लेके आ जाएंगे आप, लेके आ जाइए प्लीज। सो यहाँ हम देखें कि छात्रों की खुदकुशी मतलब आत्महत्या, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि ये सिस्टम की नाकामी है। कई बार देखते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, या स्कूल या कॉलेज में हैं, और वो बहुत ज़्यादा कई बार दबाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो वे सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। ऐसा कुछ हाल ही में हुआ था, तो जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की जो बेंच है, इसने 15 गाइडलाइंस दी हैं। इनकी गाइडलाइन में टोटल 15 ऐसे नियम हैं जो इन्होंने बताए हैं कि जब तक सरकार कोई कानून नहीं बना देती है तब तक इन सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। सो इस तरह के 15 दिशा निर्देश दे दिए, गाइडलाइंस दे दिए हैं। वो क्या है और ये कैसे हुआ था कि आंध्र प्रदेश की एक 17 ईयर ओल्ड एक नीट की छात्रा थी, उसके मामले में ऐसा डिसीजन आया है कि उसने जो सुसाइड किया था। राइट, अनिल कुमार, ओके। चलिए, सो अब यहाँ पे देखें, और ये जो है ये गाइडलाइंस देश भर के लिए कैसी होंगी? बाइंडिंग, बाध्यकारी होंगी। लोगों को इनको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये परामर्श जैसी है कि बस ठीक है बोला है, कोई माने ना माने, ऐसा नहीं है, इनको मानना ही पड़ेगा। सो आप ध्यान रखें, इसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जब तक संसद या राज्यों की विधानसभा इस पर कोई कानून नहीं बना देती है तब तक ये गाइडलाइन देश भर के लिए गाइडलाइन क्या होंगी? बाध्यकारी होंगी। इट मीन्स इनको मानना पड़ेगा। और क्या इन्होंने बोला? राज्यों को बोला है कि 2 महीने के अंदर जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उन सबको रजिस्ट्रेशन करवाइए उनका, और शिकायत निवारण तंत्र बनाइए। वहां पे जो है किसी भी तरह की अगर कोई कंप्लेन करना चाहे तो उसका होना चाहिए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर होता है, DM की अध्यक्षता में एक
एक सुपरविजन के लिए कमेटी, निगरानी के लिए कमेटी बनाने की बात की है और ये पूरे देश में बनाना है। अब यहाँ पर एक बड़ी बात बोली है कोर्ट ने, और कोर्ट ने बोला है कि मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ जो है ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, और आर्टिकल 21 का विस्तार इसी तरह से समय समय पर कोर्ट अपने निर्णयों में करता चला आ रहा है। और ये आर्टिकल 21 किसका हिस्सा है? ये पार्ट ऑफ थर्ड जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल 12 से लेकर के जो 32 या 35 तक हम जो पढ़ते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, उसका हिस्सा है। और ये जो आर्टिकल 21 है ये बोलता है कि हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है, और जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस हम जिंदा हैं, ऐसा जीवन नहीं। राइट, सो ध्यान रखें, तो ये आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसके अलावा जो गाइडलाइंस अगर सुप्रीम कोर्ट की आई वो कैसी है? वो बाइंडिंग है, बाध्यकारी है, इस बात का ध्यान रखिए। अब ये जो 15 जो गाइडलाइंस हैं इन्हें जानना बहुत जरूरी है, तो हम इन्हें देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखिए, सभी जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सभी को बोला है कि उम्मीद, मनोदर्पण और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम पॉलिसी जो नीति है उस पर आधारित इनको ये यहाँ पर है, तो उनको 15 जो नियम दिए गए हैं इनको अपनी वेबसाइट पे लगाना होगा, और जो नोटिस बोर्ड होते हैं, सूचना बोर्ड होते हैं, उन पर भी इनको लगाना होगा। तो नंबर 1 पे अगर देखें तो जहां 100 से अधिक छात्र हैं, इस तरह के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या कोई स्कूल कॉलेज हैं, उनको अपने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? काउंसलर या मनोवैज्ञानिक सलाहकार को अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर बोलते हैं कि अगर ये होगा देन इसके अलावा परीक्षा या कोर्स में बदलाव के समय हर छात्र को क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि मेंटर देना पड़ेगा। ठीक है, एक मेंटर देना पड़ेगा। सो इट मीन्स उनके लिए सलाहकार रख दीजिए, प्लीज यहीं रख दीजिए, थैंक यू। तो उनको एक सलाहकार देना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में वहां पर बच्चों के कोई टेस्ट वगैरह लिए जाते हो, प्रदर्शन में अगर बच्चा ठीक परफॉर्म ना करे, स्कूल कॉलेज कोचिंग सभी के लिए है, तो आप अलग अलग बैच नहीं बनाएंगे कि कुछ बच्चों को आप बैच कर देंगे जो टॉपर्स के हैं, कुछ एवरेज के हैं, कुछ बिलो एवरेज बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा इस तरह के बैचेस नहीं बनाए जाएंगे, एक ही तरह के बैच बनाएंगे, सब मिक्स बैच होंगे, और किसी भी छात्र या छात्रा को शर्मिंदा नहीं किया जाएगा कि अरे तुम इतना पढ़ लिए हो भाई, अभी तक तुम ये नहीं बता पा रहे हो। तो इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखें, जो लोग देख रहे हैं वो अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, उन सबको दिखाएं घरों में कि इस तरह की चीज़ें घरों में भी नहीं करना है कि हम ज़बरदस्ती कंपैरिजन करने लग जाएं, अरे उस शर्मा जी के बच्चे ने ऐसा किया और हमारे बच्चे ने ऐसा नहीं किया। तो ये सब नहीं होना चाहिए, बच्चों को शर्मिंदा ना करें। हर बच्चा यूनिक है, वो अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाता है। और इसमें देखें, इसके अलावा क्या बोला कि शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों और हेल्पलाइन से सहायता या संपर्क करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इट मीन्स क्या होना चाहिए? वहां पर हेल्पलाइन नंबर लिखा होना चाहिए। आप लोग कभी देखते होंगे, ऑटो में बैठते होंगे, बस में बैठते होंगे, तो वहां लिखा रहता ना, ये फला फला हेल्पलाइन, फायर हेल्पलाइन, बच्चों की हेल्पलाइन, महिलाओं की हेल्पलाइन। इसी तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं सर बालू सिंह? मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। आंध्र प्रदेश की एक 17 साल की एक छात्रा ने, जो नीट की कोचिंग करती थी, उसने आत्महत्या कर ली। अब उसने आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या करना कोई सही तरीका तो नहीं है। तो ऐसे में ये मामला जब कोर्ट में गया कि भाई सरकारें क्या कर रही हैं, कोई नियम क्यों नहीं बनाए जाते कोचिंग इंस्टीट्यूट में या स्कूल में, कॉलेज में? ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे इतने दबाव में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, वे कई बार सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। सो ये उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 गाइडलाइन दी हैं, जो 15 ये जो नियम है वो बताएं कि क्या करना पड़ेगा। और इस तरह की जो चीजें ये आपके इंटरव्यू में, आपके मेंस के एग्जाम में, और इसके अलावा ऐसे में आते हैं। और ये देखिए, मानसिक स्वास्थ्य जो है वो एमपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, सभी जगह पर ये सिलेबस का हिस्सा है। और बड़ी बात, और ये जो गाइडलाइंस हैं ये कैसी है? बाइंडिंग है, बाध्यकारी है। और एक बड़ी बात, ये आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन है। इट मीन्स यहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने बता दिया कि मेंटल हेल्थ इट आल्सो अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21। ठीक है, कि ये भी हमारे फंडामेंटल राइट का है कि हर व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में व्यवस्था होनी चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह की बात यहाँ की गई है। देन फिर हम यहाँ पे अगर बात करें कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो संस्थान होते हैं, वहां पे जो भी शिक्षक या स्टाफ हैं, उन्हें हर 2 साल में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि अगर कोई भी बच्चा
ऐसे उसमें संकेत दिखते हैं कि वो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में, या आत्महत्या जैसी बातें सोचता है या करता है, तो उसको उसके संकेतों को पकड़ें और उसकी मदद करें, उसकी काउंसलिंग करें, उससे बातचीत करें। इसके अलावा बोला कि जो भी कमजोर वर्ग हैं लाइक SC ST OBC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गया, या LGBTQ ये हो गया, विकलांग हो गए, अनाथ हो गया, मानसिक संकट से जूझ रहे जो भी छात्र या छात्राएं, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना किया जाए। ये कुछ उससे मिलता जुलता आर्टिकल 15 से। इसके अलावा उन्होंने कहा यौन उत्पीड़न, रैगिंग और भेदभाव के जो मामले होते हैं इन पर कार्रवाई करने के लिए हर जगह पे कमेटी बनाई जाए। क्लियर है, ये बोला एक बार। देन फिर अगर देखें तो अभिभावक जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, उनके लिए जागरूकता के लिए लगातार प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए ताकि वे अवेयर रहें कि उनके बच्चों में वे भी इस तरह के संकेतों को पकड़ें और अननेसेसरी का कोई दबाव ना डालें। दैन इसके अलावा है कि जो भी संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन से, उनको रिपोर्ट बनानी होगी, हर साल रिपोर्ट बनानी होगी, और UGC जैसे जो संस्थान है, जो नियामक, जो रेगुलेटरी बॉडी है, वहां पर भेजना पड़ेगा इस तरह की रिपोर्ट्स को। देन फिर बोलते कि जो पाठ्यक्रम है इसके अंतर्गत खेल, कला और व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि सारा जोर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। फिर कहते जो परीक्षा प्रणाली है ये ऐसी हो जिसमें कि छात्रों का ज्यादा से ज्यादा हित हो। क्लियर है। फिर बोलते हैं कि जो छात्र और अभिभावक, इनकी लगातार जो कैरियर के लिए काउंसलिंग होती है कि किस तरह की पढ़ाई से कैसा व्यवसाय या नौकरी मिल सकती है, वो लगातार होनी चाहिए। और इसमें बच्चों की रुचि पर ध्यान देना चाहिए, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। कोई बच्चा बनना चाहता है डॉक्टर, पता चला उसको बोल रहे नहीं आप तो इंजीनियर बनो। कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनना चाहता, वो बनना चाहता है जज, उसको बोल रहे हैं आप IAS बनो, IPS बनो, इंजीनियर डॉक्टर बनो। तो ये नहीं होना चाहिए। कोई बोलता मेरे को तो डांस करना है, कोई बोलता मेरे को पेंटर बनना है, ठीक है, कोई आर्टिस्ट बनना है, तो ये चीजें नहीं हो। देन इसके अलावा कुछ और बातें हैं कि हॉस्टल की जो छत है, बालकनी है, पंखे, इन सभी जगह पर सेफ्टी डिवाइस डिप्लॉय लगानी होगी, राइट। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोटा, जयपुर, चेन्नई, दिल्ली, ये क्या है, ये कोचिंग के बड़े सेंटर्स हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर विशेष निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ संख्या ज़्यादा होती है बच्चों की, तो यहाँ पे विशेष निगरानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब अगर हम ये देखें तो ये जो 15 गाइडलाइन है, तो यहाँ पर सरकारों को क्या बोला है कि आपको क्या करना पड़ेगा, संसद और राज्य को बोला है कि आपको इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। अगर कानून जब तक नहीं बनता तब तक सुप्रीम कोर्ट के जो 15 जो नियम, जो रूल्स हैं, इन सबको अप्लाई करना होगा। ये लग रहा होगा थोड़ा बोरिंग, लेकिन इसे ध्यान से पढ़िएगा। और ये आज का जो 26 तारीख का जो दैनिक भास्कर है वहां पर ये दिया है। बहुत रंगीन सा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बहुत काम की बातें हैं। ध्यान रखिएगा, ये हर जगह आपको ऐसे में, इंटरव्यू में और मेंस के आंसर में ये सब चीजें काम आएंगी। सो प्लीज इसे संभाल के रखिएगा। और ये जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पर भी, सो वहां से भी आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक और खबर आ गई है कि देखिए होता क्या है, कई बार ये देखा गया है कि अगर किसी बच्चे को स्कूल में, कॉलेज में या प्राइमरी एजुकेशन ही ले रहा है, कहीं पर भी है, उसकी मातृभाषा में अगर उसको बचपन में शिक्षा दे दी जाए तो वो लगभग अन्य बच्चों से जिनको कि मीडियम चेंज करा दिया है तो उनसे 30% ज़्यादा तेजी से चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी बात हो रही है कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन जब वो नीट वगैरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर उसके बाद एग्जाम निकालने के बाद उन्हें इंग्लिश या जो उनकी मातृभाषा नहीं है उससे संबंधित अगर उन्हें वहाँ पे किताबें मिलती दूसरी भाषा में, तो उनके लिए वो कोर्स भी एक तरह से भय का कारण बन जाता है। सो मध्य प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य हो गया जहां पर कि हिंदी मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। ये कहाँ, जबलपुर में खोला जा रहा है। तो MPPSC के लिए ध्यान रखें, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने चिकित्सा के क्षेत्र में जबलपुर में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं जहां पे 50 सीटें होंगी MBBS डॉक्टर की। वहां पर पूरी की पूरी पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी। एक बड़ा कदम है ये, ध्यान रखिएगा। चलिए देन अब अगली जो खबर है ये है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। और अभी देखिए कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ब्रिटेन जाते हैं और ब्रिटेन के साथ हमारी एक जो फ्री ट्रेड डील होती है, मतलब जो एक ट्रेड किया जाता है, तो वहाँ पे किसी तरह के ड्यूटीज वगैरह इम्पोज नहीं किए जाएंगे। किसी तरह का सब्जेक्ट से ही रिलेटिव है ये। यस बिल्कुल, ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। बिल्कुल आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब बिना उसके बाहर की कोई चीज़। करंट अफेयर्स है भाई, समझिए। आपको निबंध लिखना है, आपको इंटरव्यू भी देना है, और मेंस का आप जब सिलेबस देखेंगे तो वहाँ मेंटल हेल्थ है उसमें,
ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय संबंध भी है, वहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी पढ़ने होते हैं, करंट अफेयर्स भी देखना होता है। तो ये बिल्कुल आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, और ये समझ लीजिए कि करंट अफेयर्स का क्या रोल होता है। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं। अब इंडियन पॉलिटी में अगर आप जाएं तो क्या वहां पर प्रश्न आएगा कि फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद तक हैं, तो पता चलेगा कि वो संविधान के पार्ट 3 या भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हैं। क्लियर है। और फिर अगर वहां पूछ लिया जाए कि जीवन का अधिकार किस में दिया गया, तो वो है आर्टिकल 21। ठीक है। अब आप देखिए तो ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, यहां आर्टिकल 21 के तहत है, जीवन के हक का अभिन्न अंग है। क्लियर है। तो ये जुड़ा हुआ है। अब आप सिर्फ इन्हें ना सोचिए, बल्कि यहां से तो आपको वो आइडियाज मिल रहे हैं कि निबंध में अगर लिखना है कि किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य को हम कैसे बेहतर बनाएं, या जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं बच्चे, वहां पे इस तरह की जो घटनाएं हो जाती है, सुसाइड कर लेते, उसको कैसे रोक लगाई जाए, इसके लिए सुझाव दीजिए। तो आपने सुप्रीम कोर्ट ने जो 15 जो गाइडलाइन दी, आपने यही बता देना बस कि इनका ध्यान रखा जाए तो हो जाएगा काम। क्लियर है। तो इस तरह से आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है सब कुछ। और यहां से प्रश्न बन जाएगा, भारत का पहला वो राज्य कौन सा है जिसने की मेडिकल की पढ़ाई या डॉक्टर बनने की पढ़ाई हिंदी में स्टार्ट की, वो विश्वविद्यालय कहां पर है, तो वो कहां पर है, वो मेडिकल कॉलेज, वो है जबलपुर में। और ये मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है। तो बिल्कुल आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, कहीं भी दाएं बाएं भटकने का काम ही नहीं है। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए, एक सवाल आता है कि हिंद महासागर और अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, मालदीव्स कहां पर है, सेशल्स कहां पर है, श्रीलंका कहां पर है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा। जब आपको मालदीव अगर क्यों पूछा, तो समझिए कि साल भर में, 1.5 साल में अखबार में उसका नाम आया होगा, तो यहाँ पे मालदीव का नाम आ गया। अब मालदीव कहाँ, लक्षद्वीप के नीचे के जो आइलैंड्स हैं वो मालदीव आइलैंड है। क्लियर है। तो अब ये कहां पर है, कौन सा है, तो ये इंडियन ओशन के अंतर्गत है। तो ऐसे पता चलेगा। फिर और क्या पता चलेगा, मालदीव किस तरह के हैं, ये शैवाल से बने हुए आइलैंड से, तो बिल्कुल शैवाल से बने हुए हैं, अटॉल आइलैंड्स बोला जाता है इनको, जैसे लक्षद्वीप है, तो उस तरह से बनी हुई है। ठीक है। फिर और भारत की विदेश नीति से कैसे संबंधित है कि कुछ समय पहले 2 साल तक ये चाइना के साथ रहे। इनका नाम है मुइजू, ठीक है, राष्ट्रपति हैं ये वहां के। और ये इंडिया आउट कैंपेन चलाया था इन्होंने कि भारत का वहां पे जो सैन्य अड्डा था उसे बंद किया जाए, भारतीयों को बाहर निकाला जाए। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, मालदीव ने प्रधानमंत्री मोदी को लेने के लिए कौन आए हैं, मुइजू आए, राष्ट्रपति खुद वहां लेने के लिए आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, वहां पर उनको वे मुख्य अतिथि बनाया गया है। तो सोचने वाली बात है कि मालदीव का स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य अतिथि कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, जिनके लिए 2 साल पहले तक राष्ट्रपति मुइजू क्या चला रहे थे, इंडिया आउट। सोचने वाली बात है। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, ये लक्षद्वीप पे चले जाते, बीच पे कुर्सी डाल के बैठ जाते, वो फोटो अखबारों में आती, लोग कहते मालदीव क्यों जाए, हम तो लक्षद्वीप जाएंगे। तो समझिएगा बात को, ठीक है, अखबारों में सब कुछ आता है। तो यहां से प्रश्न बनते हैं, ज्योग्राफी के हों वो बनेंगे, IR के वो बनेंगे, और आपको पर्सनैलिटी जो है उनके बारे में ही पता चल जाएगा। या फिर इंडिया आउट कैंपेन किसने चलाया, तो पता चल जाएगा इंडिया आउट कैंपेन मालदीव में चला था 2 साल पहले। ठीक है। तो इस तरीके से हमने जाना। तो और अगर ये प्रश्न आ जाए कि भारत के किस हिंद महासागर के पड़ोसी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय प्रधानमंत्री को उनके स्वतंत्रता दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया, तो पता चलेगा हाँ भाई किसने बनाया, मालदीव ने बनाया। क्योंकि हम भी बनाते हैं, हम कभी फ्रांस के राष्ट्रपति को बुलाते हैं, कभी किसी और देश के राष्ट्रपति को बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्रश्न आते हैं। ठीक है। करंट का यही तो है भाई, करंट में कहीं से कुछ भी आता है, इसलिए आपको अब करना क्या है। अब यहाँ टोटल आपके सामने आज मैं सिर्फ 12 खबरें रख रहा हूँ। सर ये न्यूज़ इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, इंग्लिश में ही मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। ये हिंदू में भी यही खबरें आई हुई हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी यही आई हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी यही हैं, सभी जगह पे ये खबरें, आप चिंता ना करें। और यहाँ पर ये बहुत ही इतने मैं हल्के फुल्के अंदाज में बताता हूँ कि इतनी शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लगे कि कोई दिक्कत है। और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। आपको कहाँ मिलेंगे, हाजिर आईएएस अकेडमी की वेबसाइट पर जाना है, ये आपको ट्रांसलेटेड फॉर्म में मिल जाएंगे। बस आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है कि मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, तो वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मैं रोज मैम को दे देता हूँ यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पे इसको देखते हैं। तो मोइजू हैं जो, वे खुद आते हैं एयरपोर्ट पर लेने के लिए आते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, भारत मालदीव को 5,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दे रहा है, कर्ज दे रहा है। और क्या कर रहा है, इसके अलावा मालदीव को 72 मिलिट्री व्हीकल्स दे रहा है, सैन्य वाहन दिए जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और मालदीव की राजधानी क्या, ये पता चल गया, माले।
तो अब मालदीव की कैपिटल माले है। चलिए आगे बढ़े। अब यहां पर देखते हैं ये SIR, ये बड़ा चल रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण, ठीक है, स्पेशल जो वहां पर रिवीजन चल रहा है बिहार में वोटर लिस्ट का, ये उससे संबंधित है। और इस रिवीजन में क्या पता चला, इसमें पता चला कि 64 लाख वोटर्स जो हैं उनमें से अगर देखा जाए तो 22 लाख तो ऐसे जिनकी डेथ हो चुकी, मर चुके हैं, 7 लाख डुप्लीकेट हैं, मतलब ऑलरेडी उनके दो दो कार्ड बने हुए हैं, और जो 35 लाख ऐसे मतदाता हैं जो कि वहां पर अब रहते नहीं, स्थायी रूप से वे चले गए, वहां से पता बदल चुका है, लेकिन उनके वोटर ID वहां के बने हुए हैं। सो कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो 64 लाख मतलब 64 लाख वोटर्स को बाहर कर दिया जाएगा वोटर लिस्ट से, ठीक है, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। चलिए अब अगला जो है ये देखें, ट्रेसर्स मिशन, ये क्या चीज है, तो देखिए ये नासा का एक मिशन है जो कि अंतरिक्ष तूफान जो कहां से निकलते हैं, सूरज से, जिन्हें बोलेंगे कि सोलर फ्लेयर्स बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। तो सोलर फ्लेयर्स जो होते हैं उसके कारण जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रभावित होता है। इसके अलावा जो बिजली की ग्रिड होती है ये भी प्रभावित होती है, जो टेलीकम्युनिकेशन के जो सैटेलाइट्स हैं उसके सिग्नल्स पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये जो ट्रेसर्स जो मिशन है इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि जो तूफानी कण निकलते हैं, सोलर फ्लेयर जब निकलती है, चलती है, तो उसके कारण जो सूरज से जो तेजी से जो लहर सी चलती है, एक तरह की वेव सी निकलती है, उसके कारण जो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो प्रभावित हो जाता है। तो वो समझा जाएगा कि क्या असर होता है, कब होता है, और प्रेडिक्शन भी किया जा सकेगा, राइट। देखिए अगर सोलर तूफान आते तो क्या होता है, मोबाइल नेटवर्क, GPS और बिजली जैसी सेवाओं पर प्रभाव पड़ता है। मैं आपको ये बता रहा कि टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, सैटेलाइट्स हो गए, GPS के हो गए, और ये बिजली की ग्रिड्स हो गई, ये सब ठप्प पड़ जाते, बंद हो जाते टोटली, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को ये प्रभावित करता है। चलिए अगला है, देखिए यहां पर कुछ खबरें हैं एक साथ, तो हम देखते हैं उसमें क्या है। तो एक तो है कि फ्रांस ने फिलिस्तीन या पैलेस्टीन को एक इंडिपेंडेंट देश मानने की बात की है। वो कहता है कि जो अगली यूनाइटेड नेशन की जो बैठक होगी, संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा की जो बैठक होगी, तो वहां पर फ्रांस ऐसा करने वाला है, वो इसका समर्थन करेगा। अब आपको करना क्या, आपने खोल लेनी है एटलस और ये देखना है कि कहां पर है, ये उठा के देंगे प्लीज ग्लोब लाइव। सो आपने देखना है कि आखिर ये कहां पर है, तो ये देखिए ये है मेरे हाथ में ग्लोब, और ये है मेडिटेरियन सी, यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी है, ये है इजिप्ट, ये है सऊदी अरेबिया, यहाँ पर है इराक, ये ईरान है। तो इसके इधर देखेंगे तो जॉर्डन, मेडिटेरियन से लगा हुआ जो इलाका है वो है इजराइल, और इजराइल की जगह पहले कभी यहाँ होता था पैलेस्टीन, और धीरे धीरे करके यहाँ पे इजराइल के लोगों को बसाया गया है। तो अब यहाँ पर फिलिस्तीनी जो लोगों के नियंत्रण वाले जो इलाके हैं उसे दो क्षेत्र रह गए, एक को बोला जाता है गाजा पट्टी और एक है वेस्ट बैंक, ठीक है, पश्चिमी जो किनारा है वो। सो अब यहाँ पर लगातार जब हमास के विरुद्ध मिशन चलाया इजराइल ने, तो यहाँ पर देखा गया कि बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है, उसमें बच्चे मारे जा रहे हैं। तो फ्रांस ने अब आवाज़ उठाई, यूरोप आवाज़ उठा रहा है कि इजराइल अब गलत कर रहा है और वे फिलिस्तीन को भी एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर मान्यता देंगे। तो यहाँ पर G7, क्योंकि G7 कौन सा ग्रुप है, G7 दुनिया के सबसे ज्यादा विकसित देशों का ग्रुप है, फ्रांस भी उसका हिस्सा है। तो G7 देशों में ऐसा करने वाला फ्रांस पहला देश होगा। तो हमें क्या करना है, तो हमने मैप देखना है कि आखिर ये इजराइल कहाँ पर है, फिलिस्तीन कहाँ पर है, फिर इनके पड़ोसी जितने देश है, जॉर्डन है, लेबनान है, इनको देखना है कि कौन कौन से देश हैं, इजिप्ट है, सीरिया है, इन सारे देशों को समझ लेना कि कौन कौन सा है। फिर आता है कि भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के तौर पे काम करने वाला कौन है, तो वो है इंदिरा गांधी, और दूसरे नंबर पे आ गए हैं, अब कौन आ गए हैं दूसरे नंबर पर, वो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो देखिए सबसे ज्यादा लंबे समय तक अगर कोई है तो माफ कीजिएगा, यहाँ करेक्शन करता हूँ, पंडित नेहरू हैं, ठीक है, पंडित नेहरू हैं, फिर इंदिरा गांधी थी, लेकिन अब ये रिकॉर्ड किसके पास पहुंच जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच जा रहा है। तो पंडित नेहरू के बाद अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखें, इंदिरा गांधी की जगह अब कौन बन चुके हैं, वो बन चुके नरेंद्र मोदी, और सबसे ज्यादा लंबा समय तक रहे तो वो है नेहरू के नाम पर। चलिए अगला अब यहां पर और देखते हैं DRDO, ठीक है,
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने आंध्र प्रदेश में एक मिसाइल का परीक्षण किया। अब ये मिसाइल चलती कैसे है, ये देख रहे हैं आप, एक ड्रोन है और ड्रोन नीचे क्या मिसाइल को लॉन्च कर रहा है। तो ये क्या है, यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। प्रिया जी किसी प्रकाशन करंट अफेयर्स का नाम ओके। सो अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ तो आप सिर्फ ऐसा कीजिए कि अगर आप सिर्फ एमपीपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूँ। और इंग्लिश वालों के लिए मैं कहूँगा कि वो क्या करें कि वे इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ सकते हैं, हिंदू को पढ़ सकते हैं। और अगर सिर्फ एमपीपीएससी के लिए करें तो सिर्फ दैनिक भास्कर को ही पढ़िए, उस खबरों को ट्रांसलेट कर लीजिए। और ट्रांसलेट करना आज के दौर में बहुत आसान है। आपने अपना मोबाइल जो एंड्रॉयड फ़ोन है उस पर आपने जाना, जो कौन सा ऐप होता है, ट्रांसलेशन वाला जो ऐप होता है, वहाँ जाएंगे, फ़ोटो खींचेंगी, जो हिंदी की खबर को आप इंग्लिश में, इंग्लिश की खबर को आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, तो आपको उसमें समस्या नहीं आएगी। और यूपीएससी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या करना है, उनको इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दो न्यूज़पेपर बहुत होते हैं। और उसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि हम लोग डेली हमारी वेबसाइट पर नोट्स अपलोड करते हैं करंट अफेयर्स के, आप उन्हें भी देख सकते हैं, हमारे वीडियोस को भी देख सकते हैं करंट अफेयर्स के, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये तो करनी करना, इसमें तो सारा यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों के लिए है, राइट। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो V3 जो मिसाइल है ये कैसी है, जो कि ड्रोन से भी छोड़ी जाती है, ठीक है, यूएवी से भी छोड़ी, यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, इसका नाम है V3। और ये क्या है, ये इंडिया ने ही डेवलप किया, इंडिया का ही एक प्राइवेट सेक्टर को, तो सरकार और प्राइवेट सेक्टर ने दोनों ने मिलकर के एक ज्वाइंट वेंचर है, स्टार्टअप एक नया उन्होंने बनाया। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री की एक किताब है, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, ठीक है। ये किताब किसकी, तो अब अगर आता है तो आप समझ जाए कि ये किताब गीतांजलि श्री की कौन सी किताब है, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर एक किताब है। अब इसका हो गया ट्रांसलेशन, तो अब ट्रांसलेटेड किताबों पर ही पुरस्कार मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद है, डेजी रॉकवेल ने इसको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया है इसका, ठीक है, हिंदी से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ देख लीजिए। और देखते हैं यहाँ पर जो और आपके काम की जो खबर है, असम सरकार ने युवाओं को विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण के लिए एक योजना चलाई, सीएम फ्लाइट। ये किस लिए, कि विदेशों में वहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, तो उनको विदेशी भाषाएं सिखाने के लिए। और देखते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि वर्ष 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत, और 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो $10.6 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। अब आप समझ सकते हैं, अगर इस तरह की रिपोर्ट आएंगी तो दुनिया के जो देश हैं वो भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे, इसलिए इस तरह की रिपोर्ट जो होती हैं ये लगातार आती रहती हैं। और अगर यहाँ देखा जाए, एक खबर और आपके काम की है, भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य 5 साल पहले हासिल कर लिया, जो कि 2030 तक में करना था, लेकिन उसे 2025 तक हासिल कर लिया। यह लक्ष्य 2030 तक का था, लेकिन 2014 में जो मिक्स किया जाता पेट्रोल में एथेनॉल 1.5% था, जो 2025 में बढ़ते बढ़ते 20% तक हम लेके गए। अब इससे क्या होता है भाई, देखिए, तो पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिला दिया जाता है। इथेनॉल एक तरह का स्प्रिट है, ध्यान रखें। और ये कैसे निकलता है, जो गन्ने का जो रस निकलता है उसको सड़ाया जाता है, वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, एक तरह का अल्कोहल है, ये समझ के चलेगा। तो कई सारे जो चीनी मिल वगैरह है या गुड़ वगैरह जहाँ बनता है, वहाँ का जो वेस्ट निकलता है उससे इथेनॉल बनाया जाता है। देन इसके अलावा अगली खबर जो है, ये खबर है अमेरिका की। हम बस समझने के लिए इस खबर को देख रहे हैं, बाकी बहुत ज़्यादा इसका भारत से लेना देना नहीं है। सो देखिए क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया पूरी दुनिया के ऊपर। अब जब ये रेसिप्रोकल मतलब प्रतिस्पर्धा, कि आपने हम पे लगाया, हम भी बदले में आपके ऊपर लगाएंगे, उतना नहीं है उससे ज़्यादा लगा देंगे। अब इससे करने से क्या हुआ, अमेरिका को एक बेनिफिट मिला। अमेरिका को क्या मिला कि उनको जो कस्टम ड्यूटी के रूप में इस बार 5.5 लाख करोड़ रुपए उन्हें अतिरिक्त आमदनी हुई है, ये बड़ी चीज़ है। और अगर देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में ये लगभग 3.5 गुना या 260% ज़्यादा आमदनी हुई है, तो ये है। लेकिन ये ध्यान रखें, इस तरह की स्ट्रैटेजी लंबे समय तक नहीं चलती है, फिर उनके संबंध दुनिया के दूसरे देशों के साथ खराब होने लग जाएंगे, फिर कुल मिलाकर के उनको दोबारा टैरिफ कम करना पड़ेगा। और ये चीन के साथ हो गया है, जब चीन के ऊपर इन्होंने 147%
तक का टैरिफ इम्पोज कर दिया। तो चीन ने क्या किया, चीन ने जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, जो मैग्नेट्स होते हैं, वो भेजना बंद कर दिया। कि भाई कहते हैं अपने वो जो चीन की कंपनियां हैं उनको बोला कि अमेरिका को ये प्रोडक्ट आप देना बंद कर दीजिए। और जैसे ही बंद किया, ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, रडार बनाने वाले, यूएवीज बनाने वाले, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाले, सब में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया कि भाई अब क्या करें। तो फिर दोबारा इन्होंने चीन के साथ एग्रीमेंट किया और 147 से नीचे घटा करके 30% के टैरिफ पर चीन के साथ ट्रेड डील कर लिए। ये है। तो ध्यान रखिए, लंबे समय तक ऐसी चीजें नहीं चलती, लेकिन समझने वाली बात है, इसलिए समझा रहा हूं। अब देखिए महंगाई कैसे, महंगाई बढ़ गई और उसकी वजह क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, महंगाई बढ़ने की वजह कैसे, इस बात को समझिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। पहले तो ये समझिए कि धरती का तापमान लगातार बढ़ता जो है उसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। अब ये होता क्यों, तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण। जो पृथ्वी है हमारी, उस पृथ्वी पर पॉल्यूशन की जो लेयर जम जाती, जैसी हमारी पृथ्वी है, अब इस पे क्या हुआ कि बहुत सारा धुआं वगैरह निकल रहा है, बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, तो ऐसी लेयर लगातार जमती चली आ रही है। अब सन से अगर रेडिएशन आ रहा है, सूरज से जो रोशनी आ रही है, वो रेडिएशन जो आ रहा है वो अंदर तो आ गया, लेकिन वो वापस नहीं निकल पा रहा है, इसके अंदर ट्रैप हो रहा है। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है, लगातार बढ़ रहा है। इसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ये जब चीज हो रही है तो उसके कारण क्या हो रहा है, धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। अब तापमान बढ़ रहा है तो उसका असर क्या होगा, फसलों पर होगा। फसलों पर अगर होगा तो कहीं पर हम देखेंगे कभी ज्यादा बारिश हो जाएगी, कभी ज्यादा सर्दी हो जाएगी, कभी सूखा पड़ जाएगा, और उसके कारण फसलें जो है वो खराब होने लग जाएंगी। और देखिए पूरी दुनिया का औसत तापमान 1.5 डिग्री बढ़ा दिया है, और सबसे गर्म साल अब तक का अगर देखा जाए तो 2024 था। ठीक है। अब देखें, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में प्याज आलू जैसी जो कॉमन सी चीजें हैं उन पे अगर देखें तो 80% तक वो इन्फ्लेशन का असर, उनके दाम बढ़ गए हैं। ठीक है। अब आप सोच के देखिए, और यही नहीं, 18 देशों में ऐसा हुआ है, वहां पे भीषण गर्मी के कारण कई जगह पे संकट आ गया, कभी लू के कारण, कभी सूखा पड़ गया, अत्यधिक गर्मी पड़ गई, जिसके कारण हम क्या देखते हैं कि लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, उसके यहाँ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की घटना हो रही है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। घाना और आइवरी कोस्ट में देखें तो फरवरी 2024 के बाद गर्मी पड़ने के कारण कोको के दाम 280% बढ़ गए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है। ब्राजील और वियतनाम में देखें तो गर्मी सूखे से अरेबिका कॉफी, और ध्यान रखें दुनिया में सबसे अच्छी किस्म की कॉफी अरेबिका होती है, और भारत में भी अरेबिका और रोबुस्टा दोनों किस्म की कॉफियों की खेती की जाती है। क्लियर है? सो अब देखें, अरेबिका और रोबस्टा जो कॉफी है ये बढ़ गए, अरेबिका 55% और रोबस्टा कितने 100% तक महंगी हो गई। कैसे? क्लाइमेट चेंज महंगाई बढ़ा रहा है। यूरोपियन यूनियन में देखें तो स्पेन और इटली में जैतून मतलब ओलिव ऑयल के तेल की कीमत 50% तक बढ़ गई। अमेरिका की अगर बात करें तो कैलिफोर्निया और एरिजोना में सूखे के कारण 2022 में सब्जियों की कीमतें 80% तक बढ़ गई। सो ना केवल भारत बल्कि अमेरिका, बल्कि यूरोप, और अगर अफ्रीका या साउथ अमेरिका, ब्राजील और ये या वियतनाम जाए तो साउथ ईस्ट एशिया, इन सभी जगह पर ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ रहा है। इस बात को समझिएगा। तो जब भी कभी इस तरह की चीजें हैं तो आप समझें। यहां में क्या क्या पता चला कि अरेबिका और रोबस्टा क्या कॉफी की किस्में हैं। जैतून हम समझ जाते हैं कि ओलिव ऑयल कहाँ, यूरोप में होता है। तो ऐसे आपने समझना है। और इन सारे जो जो नाम लिए कि घाना आइवरी कोस्ट का है, और घाना का नाम क्यों, अभी प्रधानमंत्री जी जब यात्रा पे गए थे तो घाना में भी रुके थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक पश्चिम बंगाल सरकार एक बिल लेकर के आई है, अपराजिता बिल, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बिल पर आपत्ति जताई। होता यह है कि कोई राज्य सरकार अगर कोई बिल लेकर के आती है और राज्यपाल उस बिल को अगर राष्ट्रपति के लिए भेज देते हैं कि भाई राष्ट्रपति से भी अनुमति लेनी है। अब हुआ क्या, इस बात को समझते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक बिल बनाया, एक विधेयक लेके आए, और वो क्या था कि जो भारतीय न्याय संहिता इसकी कुछ धाराओं से संबंधित था। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो भी रेप के केस होते इसमें सजा जो है वो कठोर कर दी जाए, राइट। 10 साल से बढ़ा करके आजीवन कारावास कर दिया जाए या मृत्यु दंड कर दिया जाए। और यदि कोई छोटे बच्चों के साथ रेप करता है, राइट, तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि उन्हें कठोर कर दिया जाए और इनके लिए रिलैक्सेशन की बात की जाती है। सो कुल मिलाकर के उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में अनिवार्य मृत्यु दंड का प्रावधान कर दिया जाए कि अगर छोटे बच्चों के साथ कोई रेप की घटना करता है तो ऐसे लोगों को, या जहां पर पीड़िता की मृत्यु हो जाए या पीड़िता कोमा में चली जाए तो वहां पर भी मृत्यु दंड दे दिया जाए। तो इसलिए अब ये बनाया इन्होंने। लेकिन
पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं CV आनंद बोस, इन्होंने लेकर के उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया कि इस पर प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट देंगे, अपनी सहमति देंगे। अब वो वहां से उन्होंने भेज दिया वापस, कंसेंट नहीं दी कि भाई इसमें आप ये सब चीजें लीजिए, आप इस पर क्या कीजिए, पुनर्विचार कीजिए। ठीक है, पुनर्विचार कीजिए, फिर पुनर्विचार के बाद फिर भेजेंगे। पास करना है ना करना फिर वो है किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। चलिए, तो ध्यान रखें इस तरह का सिस्टम है। अब एक और आता है जो कि पॉलिटी से संबंधित है, और सबसे पहले हम देखें मणिपुर। तो मैप में मणिपुर कहां पर, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है मणिपुर, नागालैंड के नीचे मणिपुर है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, तो मणिपुर में और 6 महीने के लिए आगे राष्ट्रपति शासन जो प्रेसिडेंशियल रूल है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब यहां से कुछ सवाल निकलते हैं, सवाल कुछ ऐसे निकलते हैं, ये प्रेसिडेंट रूल का क्या कोई जो प्रोविजन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी की जो प्रोविजंस हैं तो वहां पर आर्टिकल 356 में इस बात का प्रोविजन है, अनुच्छेद 356 में किसी भी राज्य में अगर वहां पे संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का नियम है। राइट, सो अब क्या हुआ कि ऑलरेडी लगा हुआ था यहाँ पर, तो उसे 6 महीने और एक्सटेंड करना था, क्योंकि एक बार राष्ट्रपति जी घोषणा कर सकते तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगा रहेगा। 6 महीने से ज्यादा अगर उसको एक्सटेंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सदन की सहमति लेनी पड़ेगी, अर्थात सदन में या संसद में उस प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा। तो वो पारित कराने के लिए तो दोनों हाउसेस में जाएगा। तो ये तो ध्यान रखिए कहां पर, आर्टिकल 356 में ये व्यवस्था है। चलिए, अगली जो एक और खबर है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी कि यहां पर फ्रांस के जो राष्ट्रपति जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रो, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि वे फ्रांस को एक सोवरेन कंट्री के तौर पे मान्यता देंगे। वे कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा जो सितंबर में आयोजित की जाएगी, वहां पर वे फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पे मान्यता देने की बात करते हैं। और फ्रांस जी समूह जो है, G7 जो ग्रुप है उसका मेंबर है, तो यह सब पहला देश बन जाएगा जो कि फिलिस्तीन को मान्यता देगा। ठीक है, दुनिया के कई देश हैं वो सभी लगातार ये चीज बोलते रहे कि देखिए 2 नेशन थ्योरी को माने, और इंडिया भी 2 नेशन थ्योरी को मानती कि फिलिस्तीन भी एक देश है और इजराइल भी एक देश है। ऐसा नहीं कि फिलिस्तीन खत्म हो जाए तो इजराइल आ जाए, इजराइल खत्म हो जाए तो फिलिस्तीन नहीं, कहते 2 नेशन थ्योरी पे चले तो लोग इसी पे बात करते। तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि 2 नेशन थ्योरी को हम मानते हैं, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये चीज ठीक है तभी हो पाएगी एक तो गाजा में युद्ध खत्म किया जाए और जितने भी लोग हैं उनको उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और हमास को डी आर्मामेंट किया जाए, मतलब उसको जितने भी उसके पास शस्त्र वगैरह हैं उसको निरस्त्रीकरण किया जाए हमास। और हमास क्या है, एक उग्रवादी गुट है, ध्यान रखिएगा। तो ये बात है, यही इसमें ज्यादा जानने की बात है। देन अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ये खबर देखी थी कि एक इस तरह का जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन मतलब V3 जो मिसाइल है जो कि ड्रोन से लॉन्च की जा सकती है, जो हवा से जमीन पर मार की जा सकती है, ये DRDO और इंडस्ट्री पार्टनर्स मतलब निजी क्षेत्र और DRDO ने मिलकर के बनाई है। तो ध्यान रखें, और ये कौन है, बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी। तो इसने और DRDO ने दोनों ने मिलकर के इस लॉन्च किया है, इस मिसाइल का डेवलपमेंट किया है। तो दोस्तों आज हमारे पास इतनी ही लगभग 12 खबरें थी आज के न्यूज़पेपर में। अब आप देखेंगे न्यूज़पेपर में तो लगभग 15 पन्ने आते हैं। तो अब आपको अगर नहीं पता होगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो उन 15 पेजेस को पढ़ेंगे। और क्या हमने इसमें कहीं ये देखा, कोई राजनीति की बात की नहीं की, कहीं कोई रेप की बात की नहीं की, चोरी चकारी की बात की नहीं की, तो आपके वो काम की नहीं है। यहाँ पर इससे संबंधित जो चीजें हैं जहाँ पर जरूरत थी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की वो हमने आपको बता दी कि वो भी कहाँ मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, जहाँ पे वो आर्टिकल 21 की बात करते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ना भी एक कला है, और इसे धीरे धीरे करके आप जब समझ जाएंगे तो आप अपने चाहे वो MPPSC का पेपर हो या UPSC का पेपर हो, उसे 60 से 65% पेपर को आप गैस कर लेंगे कि इस बार क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, और इसका वीडियो YouTube पर भी अपलोड होगा, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को अगर आप देखते हो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ उसको शेयर करें, और बेल बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस आते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राइट, और इसके जो नोट्स हैं वो आप तक मैं नेहा मैम को बोल दूंगा तो वो सारे नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे। अगर किसी को मीडियम वाइज कुछ भी परेशानी है तो वो भी मुझे बता दें, तो पैरेलली में हिंदी इंग्लिश दोनों को, जैसे मैं दूसरे क्लासेस में करता हूँ वैसे यहाँ पर भी इन खबरों को मैं आपको दे दूंगा।
ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यूज, अगर आप जैसे मैं जब पढ़ाता हूं मैं बताता हूं यहाँ से प्रश्न बनेगा, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो वो भी मैं आपको बना करके दे दिया करूंगा एक ही जगह। और इससे रिलेटेड कि अगर ऐसे कैसे आएगा तो निबंध के लिए भी मैं आपको मॉडल निबंध आपको बना के दे दूंगा, मॉडल ऐसे भी आपको दे दूंगा। सो बस ये करना ये होगा कि आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना होगा, तो वो सारी चीजें मैं आपको एक जगह उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है। सो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास यहीं तक है। सो इसके बाद फिर आपकी जो क्लास है तो प्लीज आप बने रहें। अभी मे बी शायद वरुण सर की क्लास है तो जस्ट वरुण सर आ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे वो भी दे देंगे। और कुछ प्लीज बताइए। राइट सारा, तो इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा ये। ठीक है। तो अगर आपको करंट की क्लास डेली चाहिए तो आप प्लीज बता दिए नेहा मैम को, तो आपको ये सारे जो नोट्स हैं वो एमपीपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड, इन न्यूज़पेपर का जो मैं कराता हूँ एनालिसिस, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर दूंगा। एमसीक्यूज भी ओके सारा मिल जाएगा। और ऐसे का बताइए, ऐसे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दे दिया करेंगे। ठीक है। सो कुछ और हो तो प्लीज बताइएगा आप लोग हैं, जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दिया करें। और फिर भी अगर मैं उस दिन नहीं हूँ, मैं नहीं सुन पाया, नहीं देख पाया, सो आप नेहा मैम को या ज्योति मैम को भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, वो मुझे जैसी कन्वे करेंगे सो मैं वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच आपको, थैंक यू।